हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स के गुरु में। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश। ठीक है, अब ये टॉपिक होता क्या है, इसके पहले थोड़ा सा एक हम लोग ओवरव्यू लेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए क्या होता है कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या इस चैप्टर में। हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है इशू ऑफ डिबेंचर के केस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। हम लोगों ने ये देखा है कि हम लोग जो है शेयर्स को कैश के लिए इशू करेंगे। कैश के लिए इशू करेंगे कहने का मतलब है कि आप जब इशू करोगे तो उसके अगेंस्ट में आपको क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। तो ऐसा हम लोगों ने देखा है कि 3 केसेस में था, एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। ठीक है, फिर एक और केस हम लोगों ने कल देखा था, हम लोगों का जो लास्ट क्लास था उसमें हम लोगों ने देखा था, वहाँ पे हमें कैश रिसीव नहीं हो रहा था। कैश रिसीव नहीं हो रहा था लेकिन फिर भी हम इशू कर रहे थे एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, एज कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में हम लोग उसको सेकेंडरी सिक्योरिटी के रूप में हम लोग इशू कर रहे थे। आज भी हम लोग देखने वाले हैं एक ऐसा इशू जहां पे अगेन आपको कैश रिसीव नहीं होगा। तो हम ये वाला जो डिबेंचर है वो क्यों इशू करेंगे, ये वाला जो डिबेंचर है हम लोग इशू कर रहे हैं फॉर द परचेज ऑफ बिजनेस, फॉर द परचेज ऑफ बिजनेस। क्लियर। अब देखिए सीधी सी बात है, अगर हम किसी से भी कोई भी वैल्यू परचेज करते हैं, कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, बिजनेस की बात हो जाए या फिर कोई भी गुड्स या सर्विसेज की बात हो जाए, तो अगर हम किसी से भी कुछ भी परचेज करते हैं तो इन रिटर्न हमें क्या देना होता है भैया। सीधी सी बात है, हम लोगों ने देखा है इकोनॉमिक्स में रियल फ्लो के अगेंस्ट में हमेशा मनी फ्लो होता है। रियल फ्लो के अगेंस्ट में हमेशा क्या होता है, मनी फ्लो होता है। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप मनी नहीं देते हो, मनी अगर आप नहीं देते हो तो मनी के वर्थ की कोई चीज़ दे दो, मतलब जो इक्विवेलेंट टू मनी हो। इक्विवेलेंट टू मनी कहने का मतलब है कि जो उतने रुपए के बराबर हो या उतने चीज़ के वैल्यू के बराबर हो। ठीक है, अगर हमने 5 लाख का कोई भी गुड्स खरीदा है, कोई भी चीज़ खरीदा है, तो 5 लाख रुपए या तो आप कैश दे दो या 5 लाख रुपए के वर्थ का कोई भी आइटम उसको दे दिया जाए तो भी मेरा बात बन जाएगा, तो भी मेरा बात बन जाएगा। तो ये जो वर्थ वाली चीज़ है ना, ये हमारा इस केस में क्या रहेगा, डिबेंचर्स रहेंगे। इस केस में हमारे क्या रहेंगे, डिबेंचर्स रहेंगे। अब देखिए बच्चों, ऐसे तो आपकी बुक्स में ढेर सारे केसेस दिए हुए हैं, लेकिन हम उन सबको समराइज करके 2 चीज़ों में सिर्फ लेके आए हैं। 2 एंट्रीज में हम लोग लेके आए और उन सबको देखेंगे कि आपको क्या करना है, वो अलग अलग केसेस में उसको कैसे कैसे यूज़ करना है वो हम लोग देखेंगे। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, यहाँ से पढ़ते जाएँ। बहुत ही अच्छा सा लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखता है, समटाइम्स अ कंपनी परचेज एसेट्स फ्रॉम वेंडर्स, ठीक है, एंड इंस्टेड ऑफ मेकिंग पेमेंट इन कैश इशूज डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन देयर ऑफ। यही बात जो हम लोगों ने नीचे अभी देखी है कि जब भी हम कोई एसेट्स खरीदेंगे, कोई भी बिजनेस खरीदेंगे, हम क्या करेंगे, कैश परचेज करने के जगह पे या फिर बोल सकते हैं कैश पेमेंट करने की जगह पे हम क्या कर रहे हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं डिबेंचर्स के थ्रू। सच इशू ऑफ डिबेंचर्स इज कॉल्ड डिबेंचर्स इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कहने का मतलब है कि भाई आप क्या कर सकते थे, उसके अगेंस्ट में, उस परचेज के अगेंस्ट में आप कैश दे सकते थे। ये ऑप्शन तो था और ये ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रहेगा। ये ऑप्शन था, आप ये पेमेंट कर सकते थे, लेकिन आपने क्या किया है, कंसिडरेशन अदर देन कैश, कि कैश के अदर देन जो कंसिडरेशन है वो वाला ऑप्शन आपने चूज़ किया है। तो यहाँ पे वही वाला ऑप्शन हम लोग चूज़ किया और उसी के अगेंस्ट में हम लोग डिबेंचर्स को इशू करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए इसमें क्या लिखता है, द डिबेंचर्स मे बी इशूड एट पार, प्रीमियम और एट अ डिस्काउंट। याद रखिएगा, शेयर्स के केस में हम लोगों ने जब ये वाला टॉपिक पढ़ा था तो वहाँ पे डिस्काउंट नहीं होता था, क्योंकि इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो आपका डिबेंचर है उसमें ये एक फीचर है कि आप इसको डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हो। तो ये ऑप्शन आपके पास डिस्काउंट पे इशू करने वाला डिबेंचर्स के साथ में ऑलवेज अवेलेबल रहेगा। इसके लिए हम लोगों ने जर्नल एंट्री भी देखी है, जो हम लोगों का इशू ऑफ डिबेंचर क्लास नंबर 2 था,
वहाँ पे हम लोगों ने देखा था। तो वो वाला क्लास आप लोग ज़रूर देखिएगा। मैंने सारे क्लासेस अपलोड किया है, 1 2 3 4 लाइन से, ये चौथा वाला क्लास है आपको। और इसी तरीके से मैंने सारे और बाकी चैप्टर्स के भी क्लासेस अपलोड किए हैं, वहाँ से आप ज़रूर देखिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके लाइक बटन ज़रूर लगा दीजिएगा, ताकि यार मुझे पता चल जाए कि ये जो मैं इतना एफर्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए वैल्यूएबल है या नहीं है। कुछ भी आपका सुझाव होगा कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे तो क्या होगा, आपको रोज़ डेली क्विज़ मिल जाएंगे, ठीक है, डेली क्विज़ मिलेंगे और आपको नोट्स, जितने भी वैल्यूएबल नोट्स है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब हम लोग यहाँ से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो द फॉलोइंग जनरल एंट्री विल बी पास्ड, और ये जनरल एंट्री है वो हम लोग 2 पार्ट में देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट में देखने वाले हैं। एक तो होगा परचेस, और दूसरा उस परचेस के लिए पेमेंट, क्लियर है, बातें सारी क्लियर है। आ जाइए आप देखते हैं। मैंने इस एंट्री को थोड़ा सा बड़ा लिख लिया है, बड़ा इन द सेंस कि हम लोगों ने जितने भी आपके केसेस है सबको एक्यूमुलेट करके लिखा हुआ है। जितने भी केसेस आएंगे उन सब में यही कुल मिला के एंट्री बनने वाली है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन के हिसाब से कुछ आइटम मिसिंग होंगे तो कुछ आइटम इंक्लूड होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा। पहले तो जनरल एंट्री देख लेते हैं, अभी ज़्यादा समझ में नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग हर पॉइंट को हर एक अलग अलग केस लेकर के समझेंगे तो बढ़िया से समझ में आएगा। एंट्री क्या बोलती है, एसेट्स को डेबिट कर देना है मार्केट वैल्यू से, गुडविल भी डेबिट होगा, लायबिलिटीज़, वेंडर, ये सब चीज़ें हो जाएंगी आपकी क्रेडिट। वेंडर्स के सामने क्या चला जाएगा सर, परचेज कंसिडरेशन। अब ये कौन सी चिड़िया का नाम है ये हम लोग अभी देखेंगे। फिर क्या लिखता है, टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है कि गुडविल और कैपिटल रिजर्व के आगे स्टार लगाया हुआ है, और कुछ इसका स्पेशल तरीके से मैंने लिखा हुआ है इसलिए क्योंकि इन दोनों में से कभी भी दोनों एक साथ तो नहीं आएंगे, ये दोनों आइटम कभी भी एक साथ आपको नहीं दिखेंगे। इन दोनों में से कोई ना कोई एक ही दिखेगा एक टाइम पे, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों भी ना दिखे, ठीक है। तो देखिए मैंने इसके लिए यहाँ पे नोट लिख रखा है, आप इसको देख सकते हैं आराम से, यहाँ से पढ़ के समझ में आ जाएगा। देयर विल बी वन फ्रॉम अबव एट अ टाइम ओनली इन केस इफ द परचेज कंसिडरेशन इज गिवन इन क्वेश्चन। और ये तभी होगा, गुडविल और कैपिटल रिजर्व वाला जो केस आ रहा है हम लोगों के सामने, वो तभी होगा जब आपका परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में गिवन होगा। उसको हम लोग अभी क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। अब ये परचेज कंसिडरेशन क्या होता है आइए हम लोग समझ लेते हैं। देखिए परचेज करने के लिए कितना आपका कंसिडरेशन लग रहा है वही आपका परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा। इसको इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि आपका प्राइस, आप कोई भी गुड्स परचेज करने जा रहे हो उसका प्राइस क्या है उसी को हम बोलेंगे परचेज कंसिडरेशन। कहने का मतलब है कि उस गुड्स को परचेज करने के लिए आपको कितना कंसिडरेशन पे करना पड़ेगा, जिसको इन शॉर्ट हम लोग क्या बोलते हैं, प्यार से प्राइस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। परचेज कंसिडरेशन, अगर आपको प्राइस दी हुई है क्वेश्चन में और अगर नहीं दी हुई है तो क्या होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग दूसरा वाला एंट्री करते हैं। पहले तो हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ परचेजिंग कर ली, यहाँ पे खरीदारी हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। हम लोग घुसे शॉप में और वो बढ़िया से अलग अलग स्टोर पे जाके, अलग अलग स्टॉल पे जाके हम लोगों ने परचेस कर लिया। अब आते हैं बिल कटवाते हैं, बिल कटवा के हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात और, ये वेंडर कौन रहेगा, वेंडर वो वाली पार्टी रहेगी जिनसे हम लोगों ने परचेस किया है, उसके सामने परचेज कंसिडरेशन या जितना उसको पेमेंट करना है ये चीज़, ठीक है। हो सकता है ये गिवन रहेगा क्वेश्चन में, अगर नहीं गिवन है तो वो आपका कैसे निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर निकालेगा या फिर कैसे निकलेगा वो हम लोग अभी देखेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। आ जाइए तो वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएंगे क्योंकि अब हम इनको क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। वहाँ पे हमने उसको ड्यू किया, क्रेडिट किया, अपना एक तरीके के लिए क्रेडिटर बनाया है एक टाइम के लिए, और फिर अब हम उसको क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। याद रखिएगा जितना ड्यू हुआ है, जितना परचेज कंसिडरेशन रहा है उतना ही पेमेंट होगा, इसलिए सेम अमाउंट रहेगा जैसा कि अबव एंट्री में था। अगर वहाँ पे 5 लाख है तो यहाँ पे भी 5 लाख रहेगा, ये वहाँ पे अगर 6 था तो यहाँ पे भी 6 हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर जितना ऊपर अमाउंट था सेम अमाउंट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, उसमें ज़रा भी शर्माना आपको नहीं है, ठीक है। अच्छा कभी कभी हम क्या कर सकते हैं, उसका जो कुछ पेमेंट है, आपने बोला सर यहाँ पे डिबेंचर्स में पेमेंट होगा, कुछ पेमेंट बच्चों हम कैश में भी कर सकते हैं, कुछ पेमेंट
कैश में भी कर सकते हैं। और जो रिमेनिंग है उसके लिए डिबेंचर आ जाएंगे, और जब डिबेंचर आएंगे तो डिबेंचर पार पे भी हो सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम पे भी हो सकते हैं, और डिस्काउंट पे भी हो सकते हैं। और अगेन आपको पता है कि एक केस में कोई एक ही आइटम होगा, कहने का मतलब है या तो हम उसको डिस्काउंट पे इशू करेंगे या तो प्रीमियम पे इशू करेंगे, कभी भी दोनों एक साथ में नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो ये स्टार मैंने अगेन यहाँ पे बना दिया कि दोनों में से कोई एक ही आएगा एक बार में। हो सकता है दोनों भी ना आए, अगर हम पार पे इशू कर रहे हैं तो दोनों भी ना आए, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो कुल मिला के हमने ये एक तरीके की मास्टर एंट्री तैयार कर ली है। इस मास्टर जनरल एंट्री पे आप कोई भी क्वेश्चन जो है इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। हर क्वेश्चन हर टाइप हम लोग जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। आइए छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं और अपने छोटे छोटे पार्ट्स में इन सारे प्रॉब्लम्स को सीखते जाते हैं, समझते जाते हैं। एक छोटा एग्जांपल मैं लूँगा और सब चीज़ों को समझाऊंगा आपको एकदम डिटेल में, बहुत बढ़िया से मज़ा आएगा, एकदम बढ़िया से देखना है आपको। सपोज़ कर लीजिए सपोज़ कर लीजिए मैंने एक मशीनरी परचेज़ की और मेरे को उसके साथ में उसका क्रेडिटर भी मिल गया। क्रेडिटर हो सकता है कि मशीनरी का क्रेडिटर हो या फिर कोई भी अदर क्रेडिटर हो सकता है। अब सर मशीनरी का क्रेडिटर कैसे होगा, मशीनरी का क्रेडिटर कैसे होगा? सपोज कर लीजिए आपने इंस्टॉलमेंट में परचेस किया था मशीनरी, जिससे भी आप परचेस कर रहे हो वो सामने वाले पार्टी ने इंस्टॉलमेंट्स में परचेस किया था। कुछ इंस्टॉलमेंट्स उसने पे कर दिया, कुछ इंस्टॉलमेंट्स पेमेंट करना अभी बाकी है। तो वो जो क्रेडिटर अभी जो बचा हुआ है उसके बुक्स में, वो भी हम ले लेंगे, वो भी हम क्या कर लेंगे, ले लेंगे, अगर एग्रीमेंट में ऐसा होता है तो। अदरवाइज मे बी क्रेडिटर वो रख ले, एसेट्स हमें ट्रांसफर कर दे, कुछ भी हो सकता है। तो हम अभी छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मशीनरी हम परचेस कर रहे हैं और साथ में क्रेडिटर भी आ रहा है, और हो सकता है क्रेडिटर उस मशीन का भी होगा, हो सकता है उसके बिजनेस का भी होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने जो मशीनरी परचेस की है वो परचेस की है 8 लाख रुपीज़ की, ठीक है। और जो मेरे पास में क्रेडिटर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1,50,000 रुपीज़ के, 1,50,000 रुपीज़ के, ठीक है। चलिए, और ये जो परचेजिंग हमने किया है इसको किया है ZY लिमिटेड से, ZY लिमिटेड से, ये हमने परचेजिंग कर ली। अब पहली वाली एंट्री जो थी हमारी परचेज करने वाली, उसके लिए देखिए एंट्री पास करेंगे, कैसे पास करेंगे। मशीनरी देखिए लिए मेरे लिए क्या हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको परचेज कंसिडरेशन कहीं भी नहीं दिया है। कहने का मतलब है कि आपको ये प्राइस नहीं बताया गया कि ये सारा जो ट्रांजैक्शन है वो कौन सी वैल्यू पे एग्री हुआ है, ये सारा ट्रांजैक्शन कौन सी वैल्यू पे एग्री हुआ है ये आपको नहीं बताया गया है। तो हम ये मानते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बैलेंसिंग फिगर पे परचेस करेंगे। बैलेंसिंग फिगर पे परचेस करने का मतलब कि अगर आपका जो मशीनरी है उसकी वैल्यू सर 8 लाख रुपीज़ है, और लाइबिलिटीज़ जो आप परचेस कर रहे हो या जो एक्वायर कर रहे हो लाइबिलिटीज़ को, वो उसकी वैल्यू है 1,50,000। तो इसका जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा वो आ जाएगा 6,50,000। यही आपका परचेस कंसिडरेशन भी हो गया, यही आपका क्या हो गया, परचेस कंसिडरेशन हो गया। क्लियर है, क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ पे इस जर्नल एंट्री में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होगी तो आप नीचे कमेंट करके बता देना कि सर ये वाली एंट्री कैसे हो रही है। हमने एसेट्स परचेस कर लिया, हमने लायबिलिटीज़ भी एक्वायर कर ली, और मेरा जो वेंडर था उसको हम लोगों ने बैलेंसिंग फिगर से ड्यू कर दिया। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अभी एक फॉर्मूला हमारा छूट रहा है नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैलकुलेट करने के लिए, उसको जब हम लोग क्वेश्चन आएगा तो वहीं पे हम लोग देख लेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ डिवेंचर्स अभी हम लोग जस्ट उसको देखने वाले हैं। ये तो परचेज वाली एंट्री हो गई, हमने यहाँ पे परचेज कर लिया। अब दूसरा एंट्री जो वो पेमेंट करने के लिए, सपोज कर लीजिए अब हम पेमेंट करते हैं तो ZY लिमिटेड डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट 9% डिबेंचर अकाउंट। ये इसका नाम है, ऐसा डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं कि सर ये 9% अचानक से क्या आ गया। तो ये 6,50,000 ड्यू था, सेम अमाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकलते हैं। या एक छोटा सा फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, ये पहले वाले पेज पे ही, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल टू
ड्यू अमाउंट डिवाइडेड बाई डिनोमिनेशन ऑफ अ डिबेंचर, या डिनोमिनेशन की जगह आप लिख सकते हो वैल्यू ऑफ अ डिबेंचर। वैल्यू ऑफ अ डिबेंचर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो डिबेंचर इशू कर रहे हैं वो पार पे इशू कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ डिबेंचर हम इस तरीके से लिखेंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 6,50,000 ड्यू अमाउंट है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 650 डिवाइडेड बाई 100 रुपीज़ उसका फेस वैल्यू। ये 100 क्या है, फेस वैल्यू है, ठीक है। और ये आ जाएगा आपके पास में 65,000, सॉरी 65,000 नहीं होगा, 6,500 डिबेंचर्स। ये आ गया नंबर ऑफ डिबेंचर्स। अब हम लोग यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, तो एक डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपीज़ है ना। एक डिबेंचर की वैल्यू है वो 100 रुपीज़ है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया 6,500 इंटू 100, क्लियर है। यहाँ तक में ये जो हम लोगों का पहला एग्जाम्पल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हम लोग कुछ अच्छी बातें और देखेंगे। सपोज कर लीजिए जो हमारा अबव केस था उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मान लेते हैं कि हमने मशीनरी खरीद ली जिसकी वैल्यू जो है आपका 8 लाख रुपीज़ है, ठीक है, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू कुछ और ही चल रहा है। ये उसका बुक वैल्यू था, उसने अपने बुक्स में इतना दिखा रखा था, ठीक है। अब लेकिन मार्केट वैल्यू जब हमें पता चलता है तो इतना पता चलता है 10,50,000 रुपीज़, 10,50,000 रुपीज़, ठीक है। और क्रेडिटर्स का ऐसा कोई मार्केट वैल्यू होगा नहीं अभी के लिए, तो उसकी जो वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं उसकी वैल्यू थी आपकी 1,50,000 रुपीज़, है ना। ये आ गया, ठीक है। आ जाइए, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया। अगेन यहाँ जो हम परचेज कर रहे हैं वो ZY लिमिटेड से कर रहे हैं। अब जो डिबेंचर इशू किए जाएंगे, वो डिबेंचर जो इशू किए जाएंगे उसके बारे में यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा है। डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 25%, 25% प्रीमियम पे इशू करेंगे, ठीक है। आ जाइए, देखिए कैसे करेंगे। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही मज़ा आएगा देखने में। तो पहली वाली एंट्री जो है हम लोग अगेन देखिए यहाँ पे करेंगे, पहली वाली एंट्री। अब इस क्वेश्चन में चेंज क्या हो गया, सर एक मार्केट वैल्यू एक्स्ट्रा दे दिया गया और प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं डिबेंचर। तो देखिए एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स टू ZY लिमिटेड। तो आप बताइए कि मशीनरी को हम लोग कौन सी वैल्यू पर लिखें, आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या होना चाहिए। यार उसकी बुक्स में वो जितने का दिख रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है कि कितने रुपए के मशीनरी को हमने परचेस किया। तो क्रेडिटर तो बच्चों 1,50,000 ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोगों ने मास्टर जनरल एंट्री अपना किया था, यहाँ पे जो ये मेन वाला लिखा था, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था ये होता है मार्केट वैल्यू पे। अगर आपको बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों दी हुई है
बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों दी हुई है, तो हम लोग किसकी तरफ जाएंगे बच्चों? मार्केट वैल्यू की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन में अगर आपको दोनों वैल्यू दी हुई है तो आप लोग क्या कहाँ पे जाओगे? मार्केट वैल्यू की तरफ, ठीक है। और अगर बुक वैल्यू दी है तो आप क्या कर लोगे यार? उसी को एज्यूम कर लोगे कि वही सेम मार्केट वैल्यू भी है, जैसा कि हम लोगों ने एजम्पशन लिया था पहले वाले केस में। तो यहाँ पे अगर मेरे पास में मार्केट वैल्यू आ गई है 10,50,000, तो हम लोग उसी को ही यूज़ करेंगे अपने जर्नल एंट्री के लिए, ठीक है। अगेन अब यहाँ पे आपका ड्यू अमाउंट आएगा, क्योंकि कोई भी परचेज कंसिडरेशन अभी तक क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो अगेन ये आपका क्या आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं बैलेंसिंग फिगर, दोनों के बीच का डिफरेंस। क्लियर है? ये पहली जनरल एंट्री परचेज हमने कर लिया। और दूसरी एंट्री में हम लोग क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के लिए एंट्री क्या हो जाएगी? ZY लिमिटेड डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, टू, अब सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ इशू कर रहे हैं। सर यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर तो निकला ही नहीं है, नंबर ऑफ डिबेंचर तो निकला ही नहीं है। अच्छा, उसके पहले हम लोग यहाँ पे ये सेम वाला अमाउंट लिख लेंगे, क्योंकि इसके सामने हमेशा सेम वैल्यू आएगी, 9 लाख रुपीस, ठीक है। जितना अबव एंट्री में था उतना ही सेम वैल्यू यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे। ये 9 लाख हम लोगों ने यहाँ पे ऐसा कर दिया, ठीक है। अब आइए नंबर ऑफ डिबेंचर निकालते हैं उस वाले फॉर्मूले से कि नंबर ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू, बच्चों ड्यू अमाउंट कितना है? ड्यू अमाउंट जो है वो आपका 9 लाख रुपीस का है, और हर डिबेंचर की जो वैल्यू है वो अब कितनी हो गई? 100+25, 100+25, क्योंकि हर जो डिबेंचर दे रहे हो वो प्रीमियम पे इशू हो रहा है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 125। इसको ध्यान से समझिएगा कि अगर प्रीमियम रहेगा तो प्रीमियम को हम लोग इंक्लूड कर देंगे, और अगर डिस्काउंट का केस आ जाता है तो डिस्काउंट हम लोग एक्सक्लूड करके पेमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए डिस्काउंट प्रीमियम पे है, तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 9 लाख डिवाइडेड बाई 125, तो ये आ जाएगा आपका 7,200 डिबेंचर्स। क्लियर? तो इस तरीके से आपने ये एंट्री करनी है। अब आपका नंबर ऑफ डिबेंचर कितना है? सर 7,200। तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितना इशू करोगे? 7,200, और हर डिबेंचर की जो वैल्यू है वो कितनी है? 100 है, और प्रीमियम कितना है उस पर? 25 है। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे एंट्री हो जाएगी, तो 100 इंटू 7,200, तो ये आपका हो जाएगा 7,20,000 रुपीज़। क्लियर है? अब ये कैसे आया? ये कैसे आया मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दूँ इसके लिए, कि 7,200 आपका डिबेंचर है, और हर डिबेंचर का जो वैल्यू है वो है 100 रुपीज़। तो इस तरीके से मैंने उसको इशू कर दिया, ठीक है। अब देखिए एक डिबेंचर के जो ऊपर सिक्योरिटी प्रीमियम है वो है 25 रुपीज़ का, तो 7,200 पे जो सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा वो आ जाएगा 1,80,000 रुपीज़ का। तो इस तरीके से यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? 1,80,000 लिख दोगे, 1,80,000 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अगेन ये जो है 7,200 इंटू 25, ठीक है। अगेन यहाँ पे इस तरीके से ये आ गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। नेक्स्ट एग्जांपल जो रहेगा वो हम लोगों का यहाँ पे हम लोग इसको बना लेते हैं। चलिए सपोज कर लेते हैं इसी क्वेश्चन में और मॉडिफिकेशन हम लोग करते हैं। सेम चीज़ें हैं कि जो मेरा मार्केट वैल्यू था वो 10,50,000 है, क्रेडिटर आपका 150 का है, और जो परचेसिंग हो रही है वो Z लिमिटेड से हो रही है। लेकिन जब हम लोग पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? तो पेमेंट जो होगा वो कैसे होगा? पहले तो हम लोग कैश में देते हैं, थोड़ा सा कैश में हम लोग दे देते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा मेरे को आप एक सेकेंड टाइम को दीजिए।
आगे चलिए आइए, तो हम लोग क्या देखते हैं अभी इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग जो है कैश में पेमेंट कर रहे हैं ₹45,000। हम लोग जो है कैश में पेमेंट कर रहे हैं 45,000 में, और जो डिबेंचर इशू करेंगे, वो जो डिबेंचर इशू करेंगे वो क्या होगा, ऑफ ₹100 ईच, ठीक है, इशूड एट 5% डिस्काउंट। अब ये जो है मेरा 5% डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, 5% डिस्काउंट। अब जो पेमेंट हो रहा है वो दो पार्ट में हो रहा है, 5% डिस्काउंट। तो ये जो पहली वाली एंट्री है बच्चों, मैं बोलूँ इसको सेम रखें, इसको बोलते हैं सेम। तो ये वाली एंट्री हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेम एज अबव, ठीक है। आ जाइए, अब पेमेंट की एंट्री करते हैं। पेमेंट के लिए क्या हो जाएगा, ZY लिमिटेड डेबिट, डिस्काउंट भी है तो डिस्काउंट जो होता है वो डेबिट हो जाता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट। कैश में भी पेमेंट हो रहा है तो कैश भी क्रेडिट हो जाएगा टू डिबेंचर अकाउंट, 9% डिबेंचर अकाउंट, क्लियर है, 9% डिबेंचर अकाउंट। अब आइए अमाउंट फिल करते हैं। तो आपको पता है कि ZY लिमिटेड के सामने 9 लाख लिख देना है आपको, और कैश में आपने जो पेमेंट किया वो किया है 45,000 रुपीज़ का। अब पता लगाते हैं सर ड्यू अमाउंट कितना है। ड्यू मतलब कि कैश भी देने के बाद कितना बचता है, कैश देने के बाद जो है कितना बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए आपका जो कैश था वो, आपका कैश पेमेंट जो है वो 45,000 का है, तो आपका ड्यू अमाउंट टोटल था 9 लाख, उसमें से हमने 45,000 का पेमेंट कर दिया, तो अमाउंट कितना बच रहा है 8,55,000 रुपीज़, 8,55,000 रुपीज़, और उसको डिवाइड कर देंगे 95 से। अब ये 95 कैसे आता है, 95 का मतलब है कि आपका जो डिबेंचर है वो 5 रुपीज़ डिस्काउंट पे इशू हुआ है, फेस वैल्यू 100 है -5, वो आपने डिस्काउंट पे इशू किया है, इसलिए आपका ये 95 आ गया। अब इसको ज़रा हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, इसको जो है हम लोग डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा 9,000, ये आ जाएगा 9,000 शेयर्स, अरे सॉरी डिबेंचर्स। तो यहाँ पे इस पेमेंट को परचेस या इस पेमेंट को पूरा करने के लिए आपको कितना नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना पड़ेगा, 9,000 डिबेंचर्स। तो अब जो एंट्रीज पास होंगी वो 9,000 डिबेंचर्स से एंट्री पास होंगी, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जब आगे करेंगे तो ये देखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 9,000 इंटू 100, और ये हो जाएगा आपका 9,000 इंटू 5, क्लियर है। आ जाइए अमाउंट फिल करते हैं, तो 9,000 इंटू 5 हो जाएगा आपका 45,000 रुपीज़, और ये हो जाएगा आपका 9 लाख रुपीज़। देखिए कितना सिंपल सा ये वाला क्वेश्चन था, एकदम चुटकियों में हम लोगों ने इसका एंट्री कर लिया, एकदम फटाक से एंट्री कर लिया, ठीक है। आ जाइए आगे चलते हैं। अब हम लोगों का और भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला केस आएगा जिसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे, जहाँ पे आपका परचेज कंसिडरेशन गिवन है क्वेश्चन में, जहाँ पे आपका परचेज कंसिडरेशन गिवन है। हम थोड़ा सा एग्जाम्पल को यहाँ पे चेंज कर लेंगे, एक दो एसेट्स और इंक्लूड कर लेते हैं। तो मशीनरी तो है ही मेरे पास में, अब आ गए आपके डेटर्स आ गए, एक आ गया स्टॉक, ठीक है, और अब आपके पास में क्रेडिटर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 8 लाख इसका बुक वैल्यू दिया है, इसका 2 लाख दिया हुआ है। स्टॉक है आपका 1,20,000 रुपीज़ का, क्रेडिटर आपका 150 रुपीज़ का था, ठीक है। अब इन सब का मार्केट वैल्यू भी दिया है, याद रखिएगा मार्केट वैल्यू सिर्फ दो ही चीज़ों का आएगा, मशीनरी का, तो वो हम लोगों का 10,50,000 था,
ठीक है। और डेटर का कोई मार्केट वैल्यू आएगा नहीं क्योंकि वो तो आपका ड्यू अमाउंट है, ऐसा कुछ उसका मार्केट वैल्यू आएगा नहीं। स्टॉक का हम लोगों का आ रहा है 1,80,000 रुपीज़, ठीक है, 1,80,000 रुपीज़ आ रहा है। क्लियर, इन दोनों केसेस में नहीं होगा। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि ज़ीरो हो गया तो इसकी एंट्री में भी ज़ीरो वैल्यू लिखेंगे, नहीं, ज़ीरो नहीं हुआ है, इसकी जो है हम लोग डेटर्स और क्रेडिटर्स की वही बुक वैल्यू को ही कंसिडर करेंगे जनरल एंट्री करते समय, ठीक है। आ जाइए, अब हम लोग देखते हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि अब जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एक सेकेंड, यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन डिसाइडेड है। परचेज कंसिडरेशन जो है वो डिसाइडेड है कि ZY लिमिटेड से जो हम लोग परचेजिंग कर रहे हैं फॉर ₹12 लाख, फॉर ₹12 लाख, इतने रुपए का हम परचेजिंग कर रहे हैं। और परचेज करने के लिए जो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, डिबेंचर ऑफ 100 issued at 50% प्रीमियम, ठीक है, ऐसा हम लोग इशू कर रहे हैं। अब आइए फटाफट से एंट्री देखते हैं, बहुत ही अच्छा एंट्री बनने वाला है इसका। एंट्री कैसे होगा देखिए, सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, मशीनरी डेबिट, जितने भी मेरे पास में एसेट्स थे वो सब डेबिट हो जाएंगे। डेटर्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक डेबिट, आपको क्या करना है, पूरा लिखना है। टू क्रेडिटर्स, मैं एक लाइन अभी छोड़ रहा हूँ यहाँ पे इसलिए कि आपका हो सकता है गुडविल भी आ जाए, हो सकता है कैपिटल रिजर्व भी आ जाए, तो वो कुछ भी आ सकता है, तो हम लोग अभी इसके लिए एक लाइन छोड़ेंगे। टू ZY लिमिटेड, अब यहाँ पे जब ZY लिमिटेड के सामने आपको परचेज कंसिडरेशन दे दिया गया है तो आप जो बैलेंसिंग फिगर नहीं लिखोगे। हाँ जी, इसकी वैल्यू लिख ले, तो मशीनरी का वैल्यू कितना था वो देख लेते हैं, 10,50,000 था मार्केट वैल्यू, वही लिखेंगे। एक सेकेंड, ठीक है। और मेरे पास डेटर जो थे वो कितने के थे, डेटर्स आप यहाँ पे देख सकते हो 2 लाख रुपए का है, तो वही उतना ही अमाउंट यहाँ पे भी आ जाएगा, 2 लाख का। और स्टॉक जो है वो आपका 120 है लेकिन मार्केट वैल्यू 180 है, तो हम 180 से एंट्री करेंगे, ठीक है। क्रेडिटर्स आपके जो थे 1,50,000 के थे वो सेम रहेंगे। और आपका जो ZY लिमिटेड है वो 12 लाख है, वो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है तो सेम लिखेंगे, हम लोग सेम लिखेंगे, ठीक है। आइए एक बार चेक करते हैं क्या डेबिट और क्रेडिट मैच कर रहा है, क्या जो मेरा डेबिट और क्रेडिट है वो क्या मैच कर रहा है। इसका टोटल आएगा आपका 13,50,000। ऐसा एंट्री आपको करना नहीं, मतलब ऐसा एडिशन यहाँ पे ऐसा गंदा वाला नहीं करना है, आप अच्छे से रफली करोगे। यहाँ पे हम इसको कर ले रहे हैं क्योंकि अभी इसको यहाँ से इरेज कर देंगे, और ये आ रहा है 4,30,000, 1430। तो अगर आप देख सकते हो कि ये वाला साइड जो है ज़्यादा है, डेबिट वाला साइड जो ज़्यादा है, यहाँ पे क्रेडिट में आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, जो डिफरेंस आएगा वो, और जो डिफरेंस आ रहा है वो 80,000 का आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और क्रेडिट साइड के लिए जो हम लोग यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, देख लेते हैं एक बार के लिए। क्रेडिट साइड के लिए हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे देखिए, ये क्रेडिट साइड में अगर बैलेंस आएगा तो कैपिटल रिजर्व यूज़ किया जाएगा क्रेडिट साइड के बैलेंस के लिए। डेबिट साइड पे अगर बैलेंस आता तो गुडविल यूज़ करते, ठीक है। तो कैपिटल रिजर्व हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। और याद रखिएगा ये कौन से केसेस में आएगा, जहाँ पे आपका गिवन है, जहाँ पे आपका गिवन है परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में, तो इसको हम लोग लिख रहे हैं टू कैपिटल रिजर्व। अमाउंट कितना आ जाएगा, जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा वही आएगा, ठीक है। ये 80,000 आ गया, कैपिटल रिजर्व आ गया 80,000 रुपीज़ का। देखो अगर वैसे जाते
जैसे पहले हम लोग निकाल रहे थे, अगर वैसे जाते बैलेंसिंग फिगर करके, तो ये जो आता जेड वाई लिमिटेड आता ना, ये आता आपका 12,80,000 रुपीज़ का। ठीक है, अब देखो बात को समझो, मेरे बात को समझो, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपने जो परचेजिंग की उसकी वैल्यू कितनी थी, 12,80,000 की। आपने जो परचेजिंग की उसकी वैल्यू की कितनी थी, 12,80,000। मतलब सारे एसेट्स को जोड़ लीजिए, उसमें से लायबिलिटीज़ का जितना भी अमाउंट है वो माइनस कर दीजिए, तो 12,80,000 आ रहा है। लेकिन ये 12,80,000 का जो चीज़ है, आपने जो भी चीज़ है, बिजनेस है, वो आपने कितने में परचेस कर लिया, 12 लाख रुपीज़ में। यानी कि आपको फ़ायदा हो गया, कितने का फ़ायदा हो गया, 80,000 का फ़ायदा हो गया। इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अगर यहीं पे हम लोगों का मान लेते ये अमाउंट कम होता, ये 11 लाख होता, 11,20,000, तो 11,80,000 के लिए आपने पेमेंट किया है 12 लाख। इट मीन्स जो 20,000 डिफरेंस है वो आपने क्या, किसके लिए पेमेंट किया है, गुडविल के लिए पेमेंट किया है, गुडविल के लिए पेमेंट किया है। तो इसलिए हम लोगों का डेबिट में जो बैलेंसिंग फिगर आता है उसको हम गुडविल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं अदर, क्योंकि बाद में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट जो है हम पेमेंट करेंगे। पेमेंट हम लोग देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही हम लोगों का इजी वाला अकाउंट है। तो जेड वाई लिमिटेड डेबिट, यहाँ पे प्रीमियम पे इशू हो रहा है ना, कोई भी कैश इन्वॉल्व है नहीं, तो 9% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, ये जनरल एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई यहाँ पे। और जेड वाई लिमिटेड के सामने एज, जैसा कि हम लोगों को पता है, वही सेम अमाउंट जितना ऊपर था हम लोगों का, यहाँ पे 12 लाख था गिवन है क्वेश्चन में, तो 12 लाख लिख लिया हमने। अब यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर हम लोग निकालते हैं कि सर ड्यू अमाउंट कितना है, यही तो 12 लाख रुपीज़ है। ड्यू अमाउंट हम लोगों का 12 लाख है, और एक डिबेंचर का जो वैल्यू है वो है 150 प्रीमियम को इंक्लूड करने के बाद में। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो वह 8,000 शेयर डिबेंचर्स आ जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं, 8,000 है। ठीक है, अब 8,000 इंटू 100 कर दीजिए, ये आपका 8 लाख आ गया। 8,000 इंटू 50 कर दीजिए, ये आपका 4 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो ये जनरल एंट्री आपकी कंप्लीट इस तरीके से। क्लियर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहेगा। आपके पास में बुक है, आप उसमें से ढेर सारे क्वेश्चंस को लेकर के लगाओ, प्रैक्टिस करो। ये टॉपिक जो है ये आता ही आता है हर बार एग्जाम में। अगर डिबेंचर से नहीं आया तो यार श्योर रखना शेयर से ज़रूर आएगा, लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, डिबेंचर्स में ही से ही आता है। और ये जब अगर आ गया टॉपिक तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स दिला के जाएगा। 2 एंट्री समझ लीजिए सिर्फ करनी है, और थोड़ा सा आपको वर्किंग नोट दिखाना होगा जहाँ पे आप ऐसा नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट कर रहे होगे या नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर रहे होगे। शेयर्स के केस में भी आपको जो एंट्री करनी है, कैसे करनी है, वो सब हमने एक वीडियो में बताया हुआ है, उसका लिंक आपको अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चाहो तो डिफरेंट चैप्टर्स के क्लास भी कर सकते हो, पूरा मैंने रेगुलर बैच टाइप का लिया हुआ है, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पे आप देख सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि अगेन कल रहने वाली है।